क्रांति का सिद्धांत। ठीक, आंगिक ऑर्गेनिक थियरी। क्रांति का महत्व अरस्तु के लिए, या अरस्तु का जो क्रांति सिद्धांत है वह तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों को लेकर, क्लियर मीन्स कि अरस्तु के समय में यूनान की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता थी। एक रीजन तो ये है, यानी मीन्स कि यूनान की परिस्थिति क्या है, तो यूनान की परिस्थिति या एथेंस की जो परिस्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता एक रीजन। दूसरा रीजन कि अगर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जिस राज्य का विकास किया गया है उत्तम जीवन के लिए, वह उत्तम जीवन प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि राज्य उत्तम जीवन की प्राप्ति का एक साधन है। अब इन सब स्थितियों को लेकर, या एक तरीके से यह कह दे कि राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या था, कारण के खोज क्या थे, उन सभी स्थितियों को लेकर अरस्तु अपने क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ठीक, क्रांति के संबंध में अरस्तु का तात्पर्य है या अरस्तु का विचार है कि क्रांति का तात्पर्य परिवर्तन से। ठीक, परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो, अरस्तु उसे क्रांति मानता है। परिवर्तन संविधान में होता है, परिवर्तन शासन प्रणाली में होता है, एनमीस कि परिवर्तन की स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड गवर्निंग क्लास, किसी जगह भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो अरस्तु की दृष्टि में क्रांति है। ठीक, अब परिवर्तन, अगर परिवर्तन की स्थिति को देख, प्रेजेंट टाइम में भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अगर शासक वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाता है कि अगर शासक वर्ग में परिवर्तन हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आती है तो उसके कार्य करने का ढंग और पीछे के कार्य करने के ढंग में अंतर है। परिवर्तन जैसे मान लो कि इलेक्शन के पश्चात किसी नए व्यक्ति या नए पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता में आ जाए तो उसके कार्य करने के ढंग और उसकी प्राथमिकता पिछली सरकार की प्राथमिकता से अलग हो जाएगी। परिवर्तन तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन इसे क्रांति नहीं, लेकिन अरस्तु के लिए, अरिस्टोटल के लिए क्रांति है, यानी परिवर्तन होना क्रांति। अब रीजन क्या था क्रांति को लेकर कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर है और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में, यानी मींस कि अगर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है तो उस राजनीतिक अस्थिरता में व्यक्ति के उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, या व्यक्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा जो उसके जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि अरिस्टोटल हमेशा कहता है कि जीवन का मतलब सिर्फ जीना ही नहीं है, जीवन का मतलब गुड लाइफ है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज द गुड लाइफ, यानी मींस कि जीवन का उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। और अगर अच्छे जीवन की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है और इस अच्छे जीवन की प्राप्ति में राज्य का सहयोग है, स्टेट का कोऑपरेशन है, यानी मींस कि विदाउट कोऑपरेशन ऑफ स्टेट देयर इज नो अचीव ऑफ द गुड लाइफ, यानी बिना राज्य के सहयोग से हम अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो स्थिति क्या होगी कि अगर अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य का सहयोग होना जरूरी है तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था भी स्थिर होनी चाहिए। और अगर राज्य की राजनीतिक व्यवस्था स्थिर होगी तभी राज्य व्यक्ति की उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए, उत्तम जीवन की सफलता के लिए वह अच्छे जीवन की प्राप्ति में सहयोग करेगा, जबकि एथेंस की स्थिति ऐसी थी नहीं। अब इस स्थिति के कारणों को खोजने के लिए, यानी मींस कि राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या है, यानी व्हाट इज द कजेज या रीजन ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, यही उनके क्रांति के सिद्धांत का मेन ऑब्जेक्ट। क्रांति के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन को लेकर उन्होंने 3 प्रकार के क्रांति के सिद्धांत की बात की। एक जनरल कजेज,
यानी सामान्य कारक, एक पर्टिकुलर कजेज विशिष्ट कारक, और तीसरा पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम इन रिवोल्यूशन यानी मीन्स विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति। अब अगर सामान्य कारण, जितने भी अगर कारण को देखा गया, तीनों कारण की अगर बात है, जनरल कजेज, विशिष्ट पर्टिकुलर कजेज या पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम इन रिवोल्यूशन, तो इस पोजीशन में रिवोल्यूशन की स्थिति को एक स्थिति देखता है और वह स्थिति है इनइक्वालिटी या अनइक्वालिटी। ठीक, मीन्स असमानता, एक विचार उनका। अब क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि इनइक्वालिटी का नेचर कैसा हो। इनइक्वालिटी इज इक्वल टू पॉलिटिकल अनइक्वालिटी और इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी। इकोनॉमिकल, तो अगर देखते हैं तो जनरल कजेज में, जनरल रीजन में अरिस्टोटल सिर्फ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है। पर्टिकुलर कजेज में सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, मींस कि विशिष्ट कारणों में अनइक्वालिटी की बात करते हैं। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम में रिवोल्यूशन के रीजन को देखा जाता है विश्लेषित, तो वहां पर भी अगर रीजन देखेंगे तो असमानता का कारण है। जैसे सबसे पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम यानी पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक इज द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम क्रांति के कारणों को देखें तो वहां पर भी राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति के कारण का मेन मोटो असमानता। एक स्थान पर अरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है या जो राजनीतिक असमानता है वह ज्यादा इफेक्टिव रोल अदा करता है रिवोल्यूशन के लिए। मीन्स एक सिचुएशन है, कितने व्यक्ति हैं जो रोटी कपड़ा मकान के लिए क्रांति करते। मार्क्स को छोड़ दिया जाए, मार्क्स की विचार, मार्क्स जब इकोनॉमिकल बेस पर अपने पॉलिटिकल थॉट का प्रतिपादन करता है, अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करता है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में मार्क्स की पोजीशन अपने आप क्लियर हो जाती है कि वह इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी को सबसे ज्यादा रीजन मानता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का रीजन मानता है। और तब वो मार्क्स तब कहते हैं कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अथॉरिटी डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिकल अथॉरिटी। राजनीतिक सत्ता डिपेंड करती है किसके ऊपर? इकोनॉमिक, यानी जिसके पास इकोनॉमिकल पावर होगा उसी के पास पॉलिटिकल पावर होगा। इकोनॉमिकल पावर किसके पास है? कैपिटलिस्ट के पास है। तो पॉलिटिकल पावर किसके पास होगा? इसलिए मार्क्स कहता है कि स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कैपिटलिस्ट। राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी संस्था है, क्योंकि राज्य का फॉर्मेशन। तो मार्क्स के लिए जो असमानता है वह इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, लेकिन अरिस्टोटल के लिए असमानता का मूल कारण पॉलिटिकल अनइक्वालिटी। और तब कहते हैं कि कितने लोग हैं जो धन संपदा रोटी मकान के लिए क्रांति करते हैं। इसलिए अरिस्टोटल का विचार है कि उत्तम व्यक्ति राजनीतिक सम्मान यानी पॉलिटिकल प्रेस्टीज को लेकर जितना सेंसिटिव होता है उतना इकोनॉमिकल पोजीशन को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इसलिए अरिस्टोटल राजनीतिक समानता की, और जिस समाज में राजनीतिक समानता नहीं होगी, अब राजनीतिक समानता को क्या यानी मींस कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता को अगर स्टेबल करना है तो यहां पर एडॉप्ट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बेस। यानी मींस कि यह जो कंसेप्ट है वो बेसिकली डिपेंड इसका सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। जैसे एक व्यक्ति उस सिस्टम को कभी भी अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस सिस्टम में उससे कम कैपेबल पर्सन को उससे ज्यादा ऊपर पोस्ट दे दी जाए, ठीक। लेकिन हर व्यक्ति उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करता है जहां पर योग्य व्यक्ति के अधीन यानी मींस कि कैपेबल पर्सन की सुपीरियरिटी को हर व्यक्ति अपनी स्थिति को मान लेता है। जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जांपल भी बताया कि अगर क्लास में कोई लड़का अगर कमजोर है और कोई लड़का अपने आप को कैपेबल है, और कैपेबल लड़का कभी भी उस कमजोर लड़के से कम नंबर पा गया, तो उस कैपेबल लड़के को डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये कैसे होता है कि नहीं। यानी मींस
कि असमानता सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी बात कि असमानता की स्थिति जब पर्टिकुलर की स्थिति में जाता है, हम विशिष्ट कारण में जाते हैं, तो वहां पर भी क्रांति का रीजन सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी है। सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी की बात है क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानता कब होती है? जैसे किसी क्षेत्र का मैक्सिमम डेवलप हो जाए और किसी क्षेत्र का मिनिमम डेवलप हो जाए, तो जो सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी होगी वो मिनिमम डेवलप एरिया के लोग सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्यूशन करते हैं। समझे? दूसरा कि यदि राज्य या पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के डेवलपमेंट में यानी उत्तम जीवन की प्राप्ति में सहयोग नहीं करता है, तब भी व्यक्ति उस राजनीतिक व्यवस्था के रूप में क्रांति करते हैं। वहीं पर अगर पॉलिटिकल सिस्टम में रिवोल्यूशन की पोजीशन देखा जाए, तो पॉलिटिकल सिस्टम में रिवोल्यूशन का भी रीजन इनइक्वालिटी है। अगर शासन लोगों के इंटरेस्ट में न जाकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम करना शुरू करे, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी में अनइक्वलिटी आएगी कि नहीं? इसलिए इसी को लेकर एक दूसरी थियरी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन का संविधान वर्गीकरण। और संविधान वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन है उसके दो बेस हैं। पहला कि पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन इन पॉलिटिकल सिस्टम और नंबर ऑफ पर्सन यानी शासकों की संख्या, ठीक, यानी किसी भी शासन प्रणाली में शासक की संख्या क्या है, ठीक। दूसरी बात ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, पहला पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेकंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी मींस जनता के हित में। यदि शासन का उद्देश्य जनता के हित में हो तो दिस पॉलिटिकल सिस्टम आर द गुड पॉलिटिकल सिस्टम। गुड पॉलिटिकल सिस्टम मींस क्या होगा? उत्तम शासन। क्लियर? उत्तम शासन, शासन, ठीक। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में अगर शासन किया जाता है तो शासन का जो नेचर होगा वो बैड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी मींस कि विकृत शासन, विकृत या बैड गवर्नमेंट, ठीक। अब मैक्सिमम क्वेश्चन खड़ा होता है, समझना पहले, रुक जाओ। क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज बीन डिफाइंड, द पॉलिटिकल सिस्टम इज ए गुड गवर्नमेंट एंड बैड गवर्नमेंट, ठीक। तो क्वेश्चन राइज होता है यहां पर कि क्या गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल सिस्टम समाज के सभी लोगों को सेटिस्फाइड कर पाता है? तो कहता है, अरिस्टोटल इसका जवाब देता है, कहता है कि नहीं, समाज के सभी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन गुड गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होगी जहां पर मैक्सिमम पब्लिक आर सेटिस्फाइड, मैक्सिमम पब्लिक आर द सेटिस्फाइड इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक। और बैड गवर्नमेंट में या जो विकृत शासन प्रणाली है वह है पॉलिटिकल अनसेटिस्फाइड of the political system, but some person are the satisfied in political system, यानी मेजोरिटी क्या है? अनसेटिस्फाइड है। यहां पर मेजोरिटी क्या है? सेटिस्फाइड है, ठीक। और इसके बेस पर उन्होंने शासन को डिवाइड किया और शासन को डिवाइड करने के बाद उन्होंने 6 टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता। अब अगर उस सिचुएशन को ले लें उसके, तो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक। एक गुड गवर्नमेंट और दूसरा बैड गवर्नमेंट, ठीक। नंबर ऑफ पर्सन, अब सुनना, 1 पर्सन, अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास हो? एक व्यक्ति, और वह एक व्यक्ति अगर पब्लिक इंटरेस्ट में शासन करता है तो वो होगा मोनार्की सिस्टम, मींस क्या होगा? राज, यानी मींस सुनने में आप लोग कहानियों में पढ़ते होंगे कि राजा अपने प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करती है कि नहीं? तो अगर राजा अपने पुत्र के अपनी प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करती है तो ऐसी स्थिति में राज्य का स्वरूप यानी शासन, तो जब पुत्रवत व्यवहार करेगी तो स्थिति क्या होगी? स्थिति क्या होगी?
अच्छी होगी, शासन का स्वरूप कैसा होगा, गुड गवर्नमेंट। लेकिन यह वन पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट में ना होकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, तो वही पॉलिटिकल सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर हो जाएगा डिक्टेटरशिप। समझ में आई बात? यानी मीन्स एक व्यक्ति अगर पब्लिक इंटरेस्ट में शासन करता है तो उस शासन को लेकर उस शासन का नेचर कैसा होगा, राजतंत्र होगा। और वही एक व्यक्ति जब पब्लिक इंटरेस्ट में रूल नहीं करता है बल्कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट में रूल करता है तो उस शासन का नेचर कैसा हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। ठीक, अब वन पर्सन के जगह पर सम पर्सन आ गए। जब सम पर्सन आ गए तो शासन का जो नेचर होगा वह अरिस्टोक्रेसी होगा, मीन्स कुलीन तंत्र। ठीक, और जब यही सम पर्सन इंडिविजुअल इंटरेस्ट में शासन करे तो प्लूटोक्रेसी होगा, धनिक तंत्र, निरंकुशता। ठीक, अब वन पर्सन सम पर्सन, क्लियर। सेकंड चीज होगी पब्लिक। ठीक, पब्लिक, तो पब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की होगी। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की क्या है, गुड गवर्नमेंट। ठीक, और यही चीज डेमोक्रेसी हो जाएगी जहां पर सब लोग करप्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर। ठीक, अब क्लियर हो गया। एनिमीज कि ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैव बीन डिफाइंड, द पॉलिटिकल सिस्टम आर द गुड पॉलिटिकल सिस्टम आर द बैड पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर। अब इस सिचुएशन को लेकर अरिस्टोटल की जो थियरी है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन आर मिक्स्ड स्टेट ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और यहां पर इसमें एक चीज जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट है गोल्डन मीन का। और गोल्डन मीन का मतलब होता है कि एवरेज ऑफ टू अपोजिट एलिमेंट। नहीं समझ में, एवरेज ऑफ टू अपोजिट एलिमेंट यानी दो विरोधी तत्वों का औसत, गोल्डन मीन। इसका मतलब इस गोल्डन मीन के कारण अरिस्टोटल मध्यम मार्ग का समर्थन करता है और कहता है कि आइडियल स्टेट, हु इज द आइडियल स्टेट ऑफ द अरिस्टोटल, हु इज द आइडियल स्टेट ऑफ द अरिस्टोटल। यानी आइडियल स्टेट क्या है अरिस्टोटल का, आइडियल स्टेट यह है जहां पर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा हो, मिडिल क्लास की स्थिति में वृद्धि हो। क्यों? क्योंकि एक सिचुएशन कहता है कि कैपेबल पर्सन में राज्य के कानून के पालन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके अंदर वायलेशन करने की कैपेबिलिटी होती है, और नॉन कैपेबल पर्सन में फॉलो करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक, जबकि मिडिल क्लास कैपेबल और नॉन कैपेबल पर्सन के बीच बैलेंस का काम करता है। यानी मींस मिडिल क्लास इज द बैलेंसिंग एलिमेंट ऑफ द कैपेबल एंड नॉन कैपेबल पर्सन। इसलिए गुड गवर्नमेंट वही है। अब यहां से प्रूफ होता है कि गुड गवर्नमेंट वही है जिस राज्य में, जिस समाज में मध्यम वर्ग की संख्या में क्या हो, वृद्धि हो। यानी विदाउट ग्रोइंग अप मिडिल क्लास देयर इज नो आइडियल स्टेट। यानी अगर मिडिल क्लास की ग्रोइंग नहीं हो रही है तो वह आइडियल स्टेट नहीं। अब अगर सुनना, यह मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास इज द बैलेंसिंग एलिमेंट ऑफ द कैपेबल और नॉन कैपेबल, तो रीजन क्या है, कैपेबल और नॉन कैपेबल क्या है, कैपेबल और नॉन कैपेबल क्या है जी? अरे यार अनइक्वलिटी है ना, और अनइक्वलिटी अगर होगी तो क्या होगा, रिवोल्यूशन। अब समझ में आ गई? और मिडिल क्लास रहेगा तो कैपेबल और नॉन कैपेबल पर्सन के बीच क्या करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा, जिसके कारण अनइक्वलिटी, ग्रोथ नहीं होगी, देयर इज नो
there is no increase of the inequality in society, political, social and economic. इसलिए शासन का मुख्य उद्देश्य अरिस्टोटल के लिए है लोगों की भलाई। शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की, और लोगों की भलाई का मतलब वह सरकार, वह शासन अच्छी है जहां पर अधिक से अधिक लोग क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक, एनिमीज की एक सिचुएशन यहां से ये निकल गया कि क्रांति का जो रीजन है, इस क्रांति का, उस रीजन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है? पॉलिटिकल अनइक्वालिटी, एनिमीज राजनीतिक असमानता। और राजनीतिक असमानता की स्थिति यानी इनइक्वालिटी इज द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द रिवोल्यूशन। इसलिए अरिस्टोटल स्टेट को सजेशन देता है कि राज्य के पास, सुनना, स्टेट के पास मैक्सिमम पावर नहीं होना चाहिए और मिनिमम पावर नहीं। अगर मैक्सिमम पावर होगा तो स्टेट हमेशा अपने से कमजोर स्टेट के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगा, और कमजोर होगा तो दूसरा शक्तिशाली उसके ऊपर क्या करेगा? अपनी सुपीरियरिटी को स्टेबल करेगा। इसलिए स्टेट को क्या होना चाहिए? स्टेट को क्या होना चाहिए? स्टेट को क्या होना चाहिए? सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कैपेबल होना चाहिए, जब ना नॉन कैपेबल होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज बताइए हमको, ये पॉसिबल है कि देयर इज नो 100% सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन या सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट, बट 51% पर्सन डिपेंडेंट अपॉन द अदर पर्सन, उसका लाइफ, अब 51% पर्सन जो सेल्फ डिपेंडेंट है उसकी लाइफ में डिफरेंस कर लीजिए, आप खुद पता चल जाएगा।